हेलो गाइस, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ऐसे ही पढ़ते रहना, आपका गोल ज़रूर पूरा होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भी अपनी पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब बहुत दिन बाकी नहीं हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2। हमारी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस 8 to 18 सेंचुरी। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप घबराइए मत। मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स लाने वाली हूँ। पहले पार्ट में हम आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दूसरे पार्ट में हम आधा करेंगे, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए और सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से भक्ति मूवमेंट्स थे जो हमारी कंट्री में 8 से 18 सेंचुरी के बीच में चल रहे थे। ये पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉपुलर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे उस टाइम पे, और क्या रिलेशंस थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के और स्टेट्स या फिर रूलर्स के बीच में। और हम पढ़ेंगे पोइट सेंट्स के बारे में भी, जैसे कबीर दास जी, बाबा गुरु नानक देव जी, मीराबाई जी। इन 3 हम पोइट सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये है हमारा बेसिक सा आइडिया इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी सी वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, स्कल्पचर्स इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स एंड टेक्स्ट। इस टाइम पीरियड की एक सबसे बड़ी रिमार्केबल बात ये थी कि इस टाइम पे बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस की हमें स्कल्पचर्स और टेक्स्ट में फॉर्म्स दिख रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे मेजर डीटीज़ हैं, जैसे विष्णु हो गए, जैसे शिवा हो गए, उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म में भी वर्शिप हो रही थी। मतलब उनको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में वर्शिप किया जा रहा था। तो ये था उस टाइम का सबसे एक काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर बोल लीजिए, रिमार्केबल या फिर नोटिसेबल फीचर था उस टाइम पीरियड का, कि बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस हमें स्कल्पचर्स और टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मतलब मर्ज, और कल्ट्स क्या होते हैं? कल्ट्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स। तो इस टाइम पीरियड में एक चीज़ क्या हो रही थी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स से अलग अलग वो आपस में मर्ज हो रहे थे वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइम पीरियड में 2 प्रोसेसेस काम कर रहे थे। पहला प्रोसेस था डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज फॉर दोज हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग। क्या है ये? फर्स्ट प्रोसेस था जो उस टाइम पीरियड पे चल रहा था। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे उनको बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा रहा था। जो लोग जो कि वेदास की पढ़ाई से जिनको बाहर किया हुआ था, जैसे कि विमेन हो गए, शूद्रास हो गए, उनके लिए भी इन टेक्स्ट को, जो पुरानिक टेक्स्ट थे, जो वेदास थे, उनको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा था, कंपाइल किया जा रहा था, कंपोज किया जा रहा था, ताकि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दूसरा प्रोसेस जो इस टाइम पे चल रहा था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो दूसरी सोशल कैटेगरीज थी उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि बहुत लोग उनको अपोज कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में वर्शिप की जा रही थी और अलग अलग गॉड्स की। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, हमें जो दूसरी सोशल कैटेगरीज हैं उनके प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके साथ रहना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इन पुरी द डीटी जगन्नाथ वाज वर्शिप्ड एज फॉर्म ऑफ विष्णु। पुरी जो कि उड़ीसा है, वहाँ के जो मेन डीटी थे जगन्नाथ, उनको विष्णु की फॉर्म में वर्शिप किया जाता था। और
जो विष्णु वॉज विजुअलाइज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड वॉज मेड ऑफ वुड, और विष्णु काफी अलग वे में पोर्ट्रे किए गए थे वहां पे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उनको वुड से बनाया जाता था बाय द लोकल ट्राइब्स। जो ये प्रिंसिपल डीटी थे जगन्नाथ, उनको पुराणिक फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया गया। इससे हमें क्या दिखता है कि जो ब्राह्मण्स थे वो जो दूसरे लोकल ट्रेडिशंस थे उनको भी एक्सेप्ट कर रहे थे। गॉडेसेस कल्ट्स वर ऑल्सो विजिबल, जो गॉडेसेस थी उनके कल्ट्स भी काफी ज्यादा विजिबल थे। उनको स्टोन की फॉर्म में वर्शिप किया जाता था, और जो गॉडेसेस थी उनको पुराणिक फ्रेमवर्क में जो मेल डीटी थे जैसे विष्णु शिवा हो गए, उनकी वाइफ की तरह देखा जाता था, जैसे कि लक्ष्मी वाइफ ऑफ विष्णु एंड पार्वती वाइफ ऑफ शिवा। तो यही था हमारे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में दो चीज़ें हमने पढ़ी। पहला था जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे उनको बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा रहा था, उनको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, कंपाइल करके और प्रिजर्व करके। दूसरा प्रोसेस क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था दूसरी सोशल कैटेगरीज की प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को। तो हमने ये पढ़ा है हमारे इस टॉपिक में। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस और एंड कन्फ्लिक्ट्स। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में, अलग अलग बिलीफ्स एंड सेक्ट्स में, और क्या क्या उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, और जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी ये मेनली जो गॉडेसेस होती हैं, मेनली गॉडेसेस के साथ तांत्रिक प्रैक्टिसेस को एसोसिएट किया जाता था। और ये जो प्रैक्टिसेस थी ये बोथ मेन और वुमेन के लिए ओपन थी। इनमें जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, और मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन थी। एंड दे इग्नोर्ड द कास्ट एंड द क्लास। जब ये रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे तो लोगों की कास्ट और क्लास को इग्नोर करते थे। इनके लिए वो नहीं थी इतनी बड़ी बात कि हाँ जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि उसमें कोई अपर कास्ट का होना चाहिए, नहीं। इनके लिए सब इक्वल थे, चाहे वो मेन एंड वुमेन हो, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट या क्लास से आ रहे हो, सब लोग इक्वल थे। इन्फ्लुएंस शैविज्म एंड बुद्धिज्म। जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी उन्होंने शैविज्म और बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पीरियड में। तो हमें दिख रहा है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस काफ़ी डिफरेंट थी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस से। जैसे विमेन को एक्सक्लूड किया जाता था ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस में, और शूद्रास जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको भी इग्नोर किया जाता था। लेकिन हम तांत्रिक प्रैक्टिसेस में क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मेन और वुमेन के लिए ओपन थी, और चाहे कोई इंसान किसी भी कास्ट से आ रहा हो ये सबको एक्सेप्ट करते थे, और इन्होंने शैविज्म और बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। There was sharp division between Vedic and Puranic traditions. जो वैदिक ट्रेडिशन थे और जो पुरानिक ट्रेडिशन थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रखी थी। वैदिक डीटीज जैसे कि अग्नि, सोम, इंद्र काफ़ी कम हमें टेक्सचुअल या फिर विजुअल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जबकि जो पुरानिक डीटीज हैं जैसे कि विष्णु हो गए, शिवा हो गए, गॉडेसेस हो गई, देवीज हो गई, वो बहुत ज़्यादा हमें विजुअल और टेक्सचुअल फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन फिर भी जो वेदास थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। तो क्या हमें पता चलता है कि जो पुरानिक डीटीज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं विजुअल और टेक्सचुअल फॉर्म में, लेकिन वैदिक डीटीज नहीं दिखते। लेकिन फिर भी वेदास को ऊपर माना जाता था, वेदास की ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। Practitioners of Vedic traditions condemned the tantric practices, while those engaged in tantric practices ignored the authority of Vedas. जो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे उनका क्या मानना था कि कोई भी प्रैक्टिस जो सैक्रिफाइस, परफॉर्मेंस एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास के बियॉन्ड जाती है, इन दो चीज़ों के बियॉन्ड जो कोई भी प्रैक्टिस जाती है वो गलत है। क्योंकि सिर्फ जो भगवान हैं, जो डिवाइन हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट इन्हीं प्रैक्टिसेस के थ्रू
हो सकता है। तो ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी उनके बहुत अगेंस्ट थे वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग। और ऐसे ही तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे वो वैदिक जो वेदास थे उनकी अथॉरिटी के कंप्लीटली अगेंस्ट थे और वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही ये सब कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस चल रहे थे, दूसरे रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उनमें भी ये टेंशन्स चल रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या डिफरेंसेस थे। जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, ये ओपन थी टू मेन एंड वुमेन एंड टू ऑल पीपल फ्रॉम एनी कास्ट, एंड इन्होंने इन्फ्लुएंस किया शैविज्म को और बुद्धिज्म को। और हमने क्या पढ़ा कि डिविजन्स थी वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस के बीच में। वैदिक ट्रेडिशन के जो डीटीज हैं वो हमें स्कल्पचर्स या फिर टेक्स्ट या विजुअल फॉर्म्स में नहीं दिखते, लेकिन हमें पुरानिक ट्रेडिशन के डीटीज जैसे कि विष्णु, शिवा, ये सब दिखते हैं, लेकिन फिर भी वेदास की सुप्रीमेसी थी। फिर हमने पढ़ा कि जो वैदिक ट्रेडिशन के लोग थे वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे, दूसरी साइड जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाले थे वो वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पोएम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। जो भी भक्तों की कम्युनिटी हुआ करती थी, जो भी डिवोटीज की कम्युनिटी थी, उनके लीडर कौन थे? उनके लीडर पोइट सेंट्स थे। पोइट सेंट्स डिवोटीज की कम्युनिटीज को लीड किया करते थे। फिर आते हैं जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था उसके अकॉर्डिंग जो विमेन होती हैं और जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं वो इनएलिजिबल होते हैं लिबरेशन के लिए। लिबरेशन क्या होता है? मुक्ति की। वो मुक्ति के लिए नहीं बने, विमेन और लोअर कास्ट। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था ब्राह्मणिकल। टू कैटेगरीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। जो हिस्टोरियंस थे उस टाइम के, उन्होंने जो उस टाइम के भक्ति ट्रेडिशंस थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है सगुना। जो सगुना का मतलब क्या है? विद एट्रीब्यूट्स, वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डीटीज सच एज शिवा, विष्णु, गॉडेसेस इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म। जो सगुना भक्ति थी उसमें क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक गॉड जैसे कि विष्णु हो गए, शिवा हो गए, जैसे कोई गॉडेस हो गई जैसे कि लक्ष्मी, उनकी पूजा की जाती थी एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म क्या होती है कि जिसके ह्यूमन फीचर्स होते हैं। जैसे हमने देखा है स्कल्पचर्स में कैसे हमारे भगवानों के इंसानों की तरह हाथ, पैर, मुंह बनाए होते हैं, तो इस फॉर्म में उनकी वर्शिप की जाती थी, इसीलिए इसका नाम रखा है विद एट्रीब्यूट्स। दूसरा जो ट्रेडिशन था भक्ति ट्रेडिशन वो था निर्गुणा, विदाउट एट्रीब्यूट्स, वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। जो निर्गुण भक्ति ट्रेडिशंस थे उसमें भगवान की पूजा तो होती थी लेकिन उस भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती थी, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इसको बोला गया है विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो हमने इस टॉपिक में बेसिकली क्या पढ़ा है कि पोइट सेंट्स होते थे लीडर्स डिवोटीज की कम्युनिटीज के, और हमने दो भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा, सगुना जिसमें किसी स्पेसिफिक डीटी की पूजा की जाती है, दूसरा है निर्गुणा जिसमें किसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गॉड की वर्शिप की जाती है। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक भी कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में पूछ लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अलवर्स एंड नायनार्स ऑफ तमिलनाडु। अलवर्स कौन है? अलवर्स वो लोग हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु के डिवोटीज हैं। नायनार्स कौन है? नायनार्स वो लोग हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो डिवोटीज हैं गॉड शिवा के। हम इस टॉपिक में इनके बारे में ही बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अलवर्स डिवोटीज ऑफ विष्णु, नायनार्स डिवोटीज ऑफ शिवा। ये लोग क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और हिम्स गाते थे तमिल में अपने गॉड की प्रेज के लिए। और
जो अलवर्स एंड नयनार्स थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी बहुत प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनका मानना था कि जो भक्त्स होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो अलग अलग वेरियस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम किसी को उसकी कास्ट के बेस पे ये नहीं कह सकते कि आप इस वाले गॉड की पूजा नहीं कर सकते, आप इस वाले गॉड की पूजा नहीं कर सकते। भक्त उस कास्ट से भी आते हैं जो कास्ट कंसीडर की जाती थी अनटचेबल्स की। तो ये काफी ज्यादा अपोज करते थे। जो अलवर्स और नयनार्स थे, ये क्लेम करते थे कि उनकी कॉम्पोजिशंस वेदास की तरह इम्पॉर्टेंट है, वेदास की तरह सिग्निफिकेंस रखती हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि नलायरात दिव्य प्रबंधम। जो ये नलायरात दिव्य प्रबंधम है, ये कॉम्पोजिशन थी अलवर्स की, और इनका मानना ये था कि ये जो कॉम्पोजिशन है, ये 4 वेदास के इक्वली ही सिग्निफिकेंट है, और ये इसको तमिल वेदा की तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो ये था हमारा, ये वाला टॉपिक भी हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? अलवर्स डिवोटीज है विष्णु के, नयनार्स डिवोटीज है शिवा के। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने गॉड की प्रेज में हिम्स गाते थे। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि कास्ट सिस्टम गलत इसलिए है क्योंकि जो भक्त्स होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं। तीसरा इनका क्लेम था कि जो इनकी कॉम्पोजिशन है, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नलायरात दिव्य प्रबंधम, वो 4 वेदास के इक्वली सिग्निफिकेंट थी। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विमेन डिवोटीज। जो ये अलवर्स और नयनार्स के भक्ति ट्रेडिशन थे, इनकी एक खास बात थी। वो खास बात क्या थी? प्रेजेंस ऑफ विमेन। इनके ट्रेडिशंस में विमेन की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। आंदाल, जो कि अलवर कम्युनिटी से विमेन आती थी, वो खुद को क्या मानती थी? लवर ऑफ गॉड विष्णु। और जो उनकी कॉम्पोजिशंस थी, वो बहुत जगह गाई जाती थी, और वो एक्सप्रेस करती थी उनका लव टुवर्ड्स द डीटी। द सेकेंड वुमेन इज कराइकल अम्मयार। कराइकल अम्मयार डिवोटी थी गॉड शिवा की, और उन्होंने किस चीज का पाथ अडॉप्ट किया? एक्सट्रीम अस्सेटिसिज्म का। एक्सट्रीम अस्सेटिसिज्म में क्या होता है कि जो कोई भी इंसान होता है, वो एक्सट्रीम या सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन को अडॉप्ट करता है। इसमें वो कोई भी वर्ल्डली प्रेशर के तरफ नहीं जाता और सभी को त्याग देता है बेसिकली। उनकी कॉम्पोजिशंस को जो नयनार ट्रेडिशन है उसमें प्रिजर्व करके रखा है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा 2 विमेन के बारे में। आंदल, जो कि अलवर से थी, और शी कंसीडर्ड herself as beloved of Vishnu, and her compositions were widely sung. Second woman was कराइकल अम्मयार, जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी, और उन्होंने एस्थेटिसिज्म का पाथ अडॉप्ट किया। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, और आई होप आप सबको ये टॉपिक्स इजी भी लग रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर ऐसा है भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर पूछ लेना अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो काफ़ी इजी है, चैप्टर लेंदी है थोड़ा, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। और आपको मैं इन नोट से पढ़ा रही हूँ, जिससे लैंग्वेज बहुत इजी भी हो जाती है, और आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशंस विद द स्टेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारे वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स थे, उनके क्या रिलेशंस थे रूलर्स और स्टेट के साथ। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ट्रेडिशन थे तमिलनाडु के, तमिल रीजन के, उनको रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी आर्टिशंस एंड मर्चेंट्स की कम्युनिटी से। अब ये रॉयल पैट्रोनेज क्या होती है? रॉयल पैट्रोनेज होता है चैरिटी, जैसे कि मॉनेटरी सपोर्ट देना, लैंड ग्रांट्स देना, ये सब। और जो कॉम्पोजिशंस थी नयनार्स की, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि कंपटीशन था रॉयल पैट्रोनेज के लिए, इसलिए वो उनको अपोज करते थे। फिर पावरफुल जो चोला रूलर्स थे, वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे,
और वो लैंड ग्रांट्स भी देते थे, और उन्होंने विष्णु और शिवा गॉड के टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। हमें बुक में हमें एग्जाम्पल्स भी मिले हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे गॉड शिवा के टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे चोला रूलर्स ने। मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स एट चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम, इन 3 जगह पे काफ़ी ज़्यादा हमें वंडरफुल शिवा टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो चोला रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। और उन्होंने क्या बनवाया था? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। अलवर्स और नायनार्स थे जो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी वेलेला पीजेंट्स के द्वारा और रूलर्स के भी द्वारा। जो वेलेला पीजेंट्स थे और जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनको अल्बर्स और नायनार्स को रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। चोला किंग्स ट्राइड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट बाय बिल्डिंग टेम्पल्स अडोर्न्ड विद स्टोन्स एंड मेटल स्कल्पचर्स। जो चोला किंग्स थे उस टाइम पे वो ये दिखाने के लिए कि उनके पास भगवान का सपोर्ट है, उनके पास डिवाइन सपोर्ट है, वो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते थे जिनको वो स्टोन हो गया, मेटल स्कल्पचर्स हो गया, उनसे डेकोरेट करवाते थे। एक और चीज़ जो ये किंग्स करते हैं वो है इंट्रोड्यूस सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हिम्स इन द टेम्पल्स। जो ये किंग्स हैं ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिंगिंग तमिल हिम्स इन द टेम्पल्स, और ये क्या करते हैं, ये एक इनिशिएटिव लेते हैं, इन हिम्स को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करवाते हैं एक टेक्स्ट जिसका नाम था तेवारम। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप चोला किंग्स के बारे में बताइए। सीयूईटी में कैसे पूछते हैं कि वो कौन सा टेक्स्ट था जिसमें जो रूलर्स थे उन्होंने कलेक्ट करवाए, ऑर्गेनाइज करवाए शिवा हिम्स, तो उसका नाम क्या था? तेवारम। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए और कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि वो कौन सा टेक्स्ट था। चोला रूलर प्रांताका वन डिवोटेड मेटल इमेजेस ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदर इन शिवा टेम्पल। जो प्रांताका वन थे चोला रूलर, उन्होंने ये सब कौन थे? ये सब पोइट सेंट्स थे और इन्होंने शिवा टेम्पल में इनकी इमेजेस को डिवोट किया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर, ये टॉपिक जो था रिलेशंस विद द स्टेट, वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ट्रेडिशंस थे जो तमिलनाडु में, उनको आर्टिशंस, मर्चेंट कम्युनिटीज़ का बहुत सपोर्ट मिलता था, और जो नायनार ट्रेडिशन के लोग थे वो इस चीज़ को अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे? रॉयल पैट्रोनेज के लिए कंपटीशन था। फिर हमने अल्बर्स और नायनार्स का पढ़ा कि वेलेला पीजन से उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। जो चोला रूलर्स थे वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे। उन्होंने चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाईकोंडा चोलापुरम में शिवा के गॉड शिवा के बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए। और जो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया इन टेम्पल्स में, उन्होंने सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्होंने कलेक्ट किया इन हाइम्स को तेवारम टेक्स्ट में। फिर जो प्रांताका वन थे उन्होंने इन सब पॉइट सेंट्स की इमेजेस को डिवोट किया उन टेम्पल्स में। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वीर शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। वीर शिवा ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में 12th सेंचुरी में, एक नया मूवमेंट आया था जो स्टार्ट किया था बसवना ने। बसवना कालाचूरी रूलर के कोर्ट में मिनिस्टर हुआ करते थे और जो उनके फॉलोअर्स थे उनको वीर शिवास और लिंगयात्स बोला जाता था। वीर शिवास का मतलब क्या है? हीरोज ऑफ शिवा। लिंगयात्स का मतलब क्या है? वियरर्स ऑफ लिंगा। जो लिंगयात्स थे वो गॉड शिवा की वर्शिप करते थे लिंगम की फॉर्म में या लिंगा की फॉर्म में, और वो एक छोटा सा स्मॉल सिल्वर केस भी डालते थे लिंगा का अपने लेफ्ट शोल्डर पे। और
लिंगायत्स का मानना क्या था कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है वो गॉड शिवा अपनी डीटी के साथ यूनाइट हो जाता है और वो कभी भी इस वर्ल्ड में वापस नहीं आता, इसीलिए वो फ्यूनररी राइट्स प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो कोई भी इंसान जब मर जाता था तो उसको बरी करते थे। Lingayats believe that on death, devotees will be united with Shiva and will not return to this world. So they do not practice funerary rites, instead they bury their dead. They also question the theory of rebirth and encourage certain practices disapproved by Dharma Shastras such as post-puberty marriage and marriage of widows. जो लिंगायत्स थे वो जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है, पुनर्जन्म की जो हिंदुइज्म में एक थ्योरी है कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसकी सोल किसी नई बॉडी में जाती है, इस चीज़ को वो डिसअप्रूव करते थे कि ऐसा, इस चीज़ को वो क्वेश्चन करते थे और इसके वो बहुत अपोज थे। और दूसरा जो प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव की गई थी ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के द्वारा, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज हो गया, जैसे कि रीमैरिज, विडोज की दोबारा से शादी करना, ये सब ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट था। तो इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते थे। तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लिंगायत्स ट्रेडिशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था in comparison to the Brahmanical framework, the Brahmanical Bhakti traditions.